गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2019 जो अभी मार्च 2020 में कंडक्ट करवाया गया था। इसमें पूछे गए मैथ्स के सारे सवाल। इन क्वेश्चंस को मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करवा रहा हूं। चैप्टर वाइज का मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर लिया, कंप्लीट 18 की 18 शिफ्ट में जितने भी सवाल पूछे गए थे सारे के सारे आपको सोल्व करवाए। ऐसे रेशियो हो गया, अपना एवरेज हो गया, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप से हम इन सेशंस को कवर कर रहे हैं। काफी सारे लेक्चर्स इस पर आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन या फिर क्षेत्रमिति। असल में देखा जाए तो ये ज्योमेट्री का ही पार्ट था। यूक्लिड की ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं। यूक्लिड की ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यूक्लिड ने इनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की थी, कई सारी उन्होंने किताबें लिखी इस पर। तो असल में ये ज्योमेट्री था, लेकिन धीरे धीरे अब यूज में इसके लिए नाम आने लग गया मेंसुरेशन। तो इसका सीधा सा मतलब है एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम लोग मेंसुरेशन में कंसीडर करते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। और इससे भी पहले एक सबसे जरूरी बात, आपको एक टेबल ध्यान रखनी है। एक टेबल ध्यान क्या रखनी है भाई? देखो, मेंसुरेशन में जो कैलकुलेशन है उसको कैसे बूस्ट किया जाए। मेंसुरेशन की जो कैलकुलेशन होती है, बच्चों के दिमाग में रहता है कि इसके अंदर थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो, अदरवाइज सवाल क्या आपके बहुत ज्यादा लेंदी चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही जल्दी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप क्या क्या चीजें ध्यान रखें जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है, या यूं कहें कि आपके सामने जो एग्जाम में सवाल होते हैं आप उनको बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये टेबल असल में अभी के लिए तो आपको बतानी है, और वो जो अपना सेशन रहेगा वो ऑथेंटिक चीजों पर रहेगा कि ये इसका रीजन है, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वाहियात तरीका नहीं होगा उसके अंदर कि सवाल को पढ़ते ही इसको बिना कुछ देखे क्या पूछ रहा है सोल्व कर दें। या फिर कई ऐसे कलाकार भी हैं यूट्यूब के ऊपर, वो क्या करते हैं, मेंसुरेशन का सवाल है, सवाल को मत पढ़ो, बस ऑप्शन को देखो कि 7 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, ये है वो है, इस टाइप के आलतू फालतू। तो एक एक करके हर चीज को ओपन करके मैं आपके सामने रखूंगा विद क्वेश्चंस कि देखो भाई ऐसे सवाल होते हैं, ये ध्यान रखोगे तो काम आसान होगा। इस टाइप के सवाल होते हैं, यहां पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट या फिर लास्ट 2 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। यहां पर डिविजिबिलिटी रूल आपके अप्लाई हो जाते हैं। तो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। टेबल क्या ध्यान रखनी है भाई? टेबल ये ध्यान रखनी है स्पेशली सर्कल के लिए। क्लियर है? सर्कल के लिए ही क्यों ध्यान रखते हैं? इसमें 6-7 चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं पूरी की पूरी मेंसुरेशन में, अगर आप सवालों को इजी वे में करना चाहते हैं। उसी का एक पार्ट है ये सर्कल की टेबल। एक तो देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है सरकमफेरेंस इक्वल्स टू आपका 2πr होता है एंड एरिया इक्वल्स टू आपका πr² होता है। अब आप एक टेबल बनाएंगे, जैसे रेडियस की वैल्यू अगर 7 है तो देखना ये 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, 44 हो जाएगा, लिखा जा सकता है। फिर आगे की अगली जो टेबल का पार्ट होगा, रेडियस की वैल्यू आप 14 रखेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे 22/7, तो रेडियस 2r हो गई है, तो इसका जस्ट डबल आ जाएगा 88। इस हिसाब से ये टेबल आपकी चलती जाएगी। यहां से 132 हो गया, 176 हो गया, 220 हो गया, 264 हो गया। इस हिसाब से कोशिश करना कि रेडियस इक्वल्स टू 49 तक ये मामला आप खींच ले जाएं और इसको याद रखें। ऐसे ही रेडियस की वैल्यू यहां पर आप रखेंगे एरिया वाले फॉर्मेट के अंदर, तो πr², r की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 154। फिर रेडियस की वैल्यू 14 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 616। रेडियस जस्ट डबल हुई है, स्क्वायर की वजह से एरिया 4 टाइम हो जाएगा। इसका आप फिर से करोगे इस वाले का, जैसे यहां पर रेडियस 21 रखोगे तो 9 गुना हो जाएगा यहां पर, तो ये रिजल्ट देगा 1386। ऐसे ही 24, 64, 38, 50, ये आपका पैटर्न चलता रहेगा। ये ध्यान रखें। क्लियर है? हालांकि पूरी की पूरी मेंसुरेशन की कैलकुलेशन पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, लगभग 1 घंटे का ये होगा, जहां पर जितनी भी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा जो ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है हवा में कोई बात कर दी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 7 का डिवीजन करके देख लो, 11 का देख लो, वो सब सेंसलेस बात है जब तक आपको उसका रीजन नहीं पता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 1, ये आपका होमवर्क है और वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से जो ग्रुप है, आप वहां पर मुझे ये होमवर्क सबमिट भी करवाएंगे। अपनी नोटबुक में उतारो
फोटो खींच करके ग्रुप पर डाल दो। इससे एक आइडिया तो लगेगा कि आप किस सिंसियरिटी, किस लेवल की, अभी टीचर कुछ कह रहा आपसे, आप उन चीजों को सुनते भी हैं या नहीं भी सुनते हैं। प्लस में अभी एसएससी और रेलवे के बच्चों के लिए जो मुहिम चल रही है ट्विटर के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर दें कि सारे के सारे टीचर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक कैंपेन चलाई जाए जिससे एटलीस्ट ट्विटर में वो ट्रेंड करेगी, तभी जाकर के उसकी तरफ किसी का ध्यान जाएगा। तो ट्विटर नहीं है तो ट्विटर इंस्टॉल करें, उस पर अपना अकाउंट बनाएं और फिर इसका हिस्सा बने। चलिए भाई, सवाल नंबर 1 की बात कर लेते हैं और वहां पर कमेंटों में थोड़ी सी शालीनता रखें। कई क्या एकदम क्रांतिकारी हो जाते हैं, मतलब क्रांतिकारी ये गाली गलौज के ऊपर भी उतर जाते हैं, तो इससे देखो कोई फायदा वायदा होता नहीं है। ये फिर आपका नजरिया दिखाता है कि आप किस लेवल की गालियां निकालते हो वहां पर। तो शालीनता के साथ बस आपका जो विचार है वो रखें। आप कोई वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल करें, जिससे एक आइडिया रहे कि भाई ये हो रहा है, अवेयरनेस फैले पूरे देश के अंदर कि इस टाइप से हो रहा है, इतनी वैकेंसियां थी, तब से इनके रिजल्ट्स हैं वो लटके हुए हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 1 में इसने क्या कहा, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी। देखो, रेडियस जब 7 होती है तो आपको भी पता है भाई, सर्कुलर आपका ये दिया इसने, एक उद्यान है या कोई पार्क है, क्लियर। एक राउंड में कितनी दूरी तय होगी भाई, जो इसकी सरकमफेरेंस है। तो आप एग्जाम में स्टार्ट क्या करते, अगर रेडियस आपकी 7 होती, अगर आपकी रेडियस 7 होती, सरकमफेरेंस 44, कहने का मतलब 44 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ आपकी निकल के आती। रेडियस कितनी है भाई, 7 गुणा 6 42, तो इसका मतलब ये जो दूरी तय करेगा वो भी कितनी होगी भाई, इसकी 6 गुणा। टेबल के थ्रू याद करते तो सीधे सीधे भी लिखा जा सकता था कि भाई 264 होगा यहां पर, बाकी आपका मन करे। अब इसने क्या किया भाई, 8 चक्कर लगाए, तो इसका मतलब एक राउंड में तो ये था, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 4 24 और 26। तो मैं तो एग्जाम में ये सजेस्ट करता हूं कि आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। रीजन, उस टेबल को ध्यान रखें भाई, उसका इंपॉर्टेंस है। मेंसुरेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब उसका इंपॉर्टेंस बहुत गजब लेवल का बताऊंगा कि देखो विद क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं है कि सीधे हवा में कोई बात करेंगे, नहीं, ये सीडीएस के सवाल थे, ये सीजीएल मेंस के सवाल थे, ये बैंक के सवाल थे, यहां पर इन चीजों का यूज हुआ था, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग डील करेंगे। आपको आप क्या लिखते, 42 सेंटीमीटर रेडियस होती तो सरकमफेरेंस 264, एक राउंड की दूरी 8 राउंड के अंदर कितनी है, गुणा कर दो। तो देखना जरा, एक ही ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है भाई, 8 गुणा 2 1600, तो 2100 बार आपका रिजल्ट आएगा, या फिर सोल्व कर लो भाई। 8 गुणा 4 32, 8 गुणा 6 48, में 3 जोड़ा 51, 16 के अंदर 5 जोड़ा 21, ये लो रिजल्ट हो गया। सीधे सीधे इतना सा लिख करके डील किया जा सकता था। चलो भाई, सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। टेबल आपको बनानी है, उसे याद भी करना है और यूज मेंसुरेशन पढ़ेंगे या पुराने जो सवाल है, एटलीस्ट इस टेबल को याद करके आप फिर से एक बार सवाल अटेम्प्ट करके देखें, प्रीवियस ईयर के, इंप्रूवमेंट आएगा। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी भी सीखते हैं हम लोग मेंसुरेशन के अंदर, जिससे सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट आपका, या तो आप कह सकते हो कि भाई अर्थमेटिक में तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जनरली की बात चल रही है, और मेंसुरेशन आपका जनरली कैलकुलेटिव होता है। देखना, एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में है, मतलब सर्कुलर हो गया, जिसकी आंतरिक और बाह्य परिधि क्रमशः 440 मीटर और 506 मीटर है। 6 मीटर स्क्वायर के हिसाब से ट्रैक समतल कराने में कितना व्यय होगा। बात को अंडरस्टैंड करना कि ये इस हिसाब से आपका बनेगा एक डायग्राम, क्लियर है। 2 सर्कल हो गई भाई, रिंग के जैसा, आपका रिंग के जैसा मतलब ये वाला पार्ट आपका खाली चलता रहेगा, या यूं कह लो ये आपका ट्रैक है। आगे इसने लैंग्वेज भी दी है कि जो बाहर की इसकी सरकमफेरेंस या परिधि है वो कितनी है आपकी, 506, और अंदर वाली जो सरकमफेरेंस है, ये वाली अंदर जो सर्कल बन रहा है, ये कितनी है, 440। अब इसका अगर आपको एरिया निकालना होता है तो एक सिंपल सी बात आप लिखते हैं कि बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया लेस कर दो, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले का लेस कर दो। पाई इंटू में देखना जरा, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अलजेब्रा का पैटर्न बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको, आर माइनस आर इंटू में आर प्लस आर।
ये वो काम है जो एग्जाम से पहले आपको करने होते हैं कि भाई जब भी रिंग का पार्ट आएगा आपका, तो उस केस के अंदर या फिर सर्कुलर पाथवे के जो क्वेश्चंस होते हैं, एरिया को डील करने का आपका ये तरीका होता है। अब थोड़ा सा मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। देखना, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, क्या भाई थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पहले वाली रेडियस आप सीधे सीधे लिख सकते थे। कैसे भाई, 2 पाई आर की जो वैल्यू आपके पास वो कितनी है, 440। पाई को आप 22/7 लिखेंगे तो 22 कटेगा इससे 2 बार, अपोन में आपका 7 आ गया। आर की वैल्यू अपोन में 7 आया है, 22 मैंने काट दिया, ये 2 से 2 कट गया, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 70। ये काम आप आसानी से कर सकते थे। कैसे भी, रेडियस 7 होती है, सरकमफेरेंस 44 होती है, सरकमफेरेंस 10 गुना हो गई, 440 दिख रहा है साफ साफ, तो रेडियस आपकी कितनी होगी भाई, सीधे सीधे 7 का 10 गुना तो 70। तो मेरे हिसाब से देखो, टेबल जिस बच्चे ने याद कर रखी है, रिसेंट के ही ये सीजीएल के सारे सवाल हैं, तो जो अंदर वाली रेडियस थी उसके लिए आपको पेन तक नहीं चलाना था, सीधे सीधे 70 लिख सकते थे। एक काम, बाहर वाली रेडियस, तो बाहर की सरकमफेरेंस 2 पाई कैपिटल आर लिख दिया आपने, और ये कितना आ गया भाई, 506। क्लियर है। 22 से आप इसको काटेंगे, 22 से काटोगे, 22 2 44, 22 3 66, नीचे क्या आ गया आपका 7। तो यहां से देखना जरा, कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना। 22 से काटा, 22 गुणा 2 44, 6 22 3 66, ठीक है। ये हो गया, अपोन में 7 बच गया। 7 का आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 गुणा 3 21, 7 गुणा 2 14, 15 16, 161/2। ये वाला पार्ट बिल्कुल आपको फाइंड करना था। रीजन ये 506 जो है वो अपना सीधे सीधे टेबल का पार्ट नहीं होता है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं भाई। मुद्दे की बात क्या है, आप क्या लिखते हैं यहां पर, 22/7, दोनों रेडियस का डिफरेंस, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। इसमें से 70 को लेस करोगे, 2 एलसीएम आएगा, 140 161, डिफरेंस कितना भाई, 21/2। काम हो गया। एक बार इसी चीज को आप ऐड कर देंगे, तो 70 इसमें ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 140 में 161 ऐड करोगे, 160 और 140 कितना हो गया भाई, 300। और यहां पर क्या आ गया आपके पास, 301 डिवीजन में अपने पास क्या आ गया, यहां पर 2 लिखा जा सकता है। क्या गड़बड़ की भाई हमने यहां पर, कोई ना कोई गड़बड़ की है, अदरवाइज तो अपना रिजल्ट जो था वो क्या, अच्छा ठीक है, चलो ये तो सही है। देखो ये क्या आ जाएगा अपना एरिया। पेशेंस के साथ देखते रहो इस सवाल को, एग्जाम में क्या करना था हर चीज आपके सामने मैं रख दूंगा। ये आपने क्या निकाला, एरिया, पूरे के पूरे ट्रैक का एरिया। अब देखना ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी चल रही है भाई, 6 रुपए। 6 मीटर स्क्वायर है ना, इसके हिसाब से ट्रैक को समतल किया जाएगा। ये टोटल मीटर स्क्वायर है, इसको गुणा कर दोगे 6 से तो टोटल आपकी रेट निकल के आ जाएगी। अब देखना जरा, यहां से 7 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे यहां पर 11 बार, फिर 2 से काटोगे यहां पर 3 बार, लिखा जा सकता है। अब यहां से देखो, अगर यूनिट डिजिट आप चेक करना चाहे तो 3 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 1, 9 आ रहा है। 9 सिर्फ और सिर्फ किस ऑप्शन में था, पहले ऑप्शन में, ऑप्शन ए के अंदर। अब देखना जरा, एग्जाम में क्या करना होता है, असल में मेरी बात सुनो, एग्जाम में पहली बात तो ये जो चित्रकारी है ये आपको नहीं करनी। रीजन, डायग्राम क्यों बनाओगे भाई, ये कोई ज्योमेट्री का तो सवाल है नहीं जो डायग्राम के बिना सोल्व नहीं होगा। दूसरा, एग्जाम में किसे बता रहे हो कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला होता है इससे इसका रिजल्ट निकाला जाता है। एग्जाम में काम इतना ही था, ये वाली रेडियस साफ साफ दिख रही है, दूसरी आपने फाइंड कर ली, फॉर्मूले को सीधे डील किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट के हिसाब से सोल्व करते, ऑप्शन ए आपका रिजल्ट आ गया। रीजन क्या है, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट नो है। क्लियर है। अगर आप एकदम डिटेल में सोल्व करना चाहते हैं तो देखना जरा, 11 गुणा में 3 गुणा 3 9 से गुणा करोगे, 0 9 9 गुणा 3 27। और किसी भी नंबर को, अब एक इंपॉर्टेंट बात और आ गई, क्योंकि जगह जगह हम लोग मेंसुरेशन में पाई का यूज करते हैं। पाई 22/7 होता है, 22 को 2 गुणा 11 लिख सकते हो, तो 11 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ये छोटे छोटे पार्ट है, एक जगह सेपरेट कर, एक जगह मैं इनको इकट्ठा करके करवा दूंगा। 11 से गुणा करोगे, 9 का 9 आ गया, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर ये अकेला आपका 2। ये रिजल्ट हो गया 29799। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सॉल्यूशन इतना था, और इसे आप कैलकुलेटिव नहीं कह सकते।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 3, लैंग्वेज को रीड करें। और आपको हर टाइप के सवाल करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई इजी सवाल करवा दूं और ये कह दूं कि देखो ये तो 5-5 सेकंड में हो रहे हैं, भले ही उनको आधे मिनट में किया जाए। जितने भी टिपिकल थे टिपिकल करवाए जाएंगे, इजी थे इजी करवाए जाएंगे। हर सवाल के एग्जाम अप्रोच पर अपना फोकस रहेगा। देखना, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये एबीसी हो गया, डी माना एडी परपेंडिकुलर बीसी। जहां बिंदु डी बीसी पर स्थित है, ए से लेकर जो डी तक की दूरी है वो कितनी आपकी 4√3। त्रिभुज एबीसी का परिमाप असल में देखा जाए तो आपको हाइट दे रखी है, हाइट लिखी जाती है √3/2 इंटू में ए, और जो किसके बराबर है भाई 4√3। सिंपल। यहां डायग्राम आपको अवॉइड करना है। सीजीएल की देखो तैयारी कर रहे हैं, अगर यही सवाल मान लो पुलिस वाले बच्चों के लिए होते, रेलवे वाले बच्चों के लिए होते, या फिर कोई भी रीजनल एग्जाम का हम पेपर सेट सोल्व कर रहे होते, बिल्कुल मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता। रीजन भाई वहां पर टाइम की मारामारी नहीं होती, इतनी भयंकर नहीं होती जितनी एसएससी के अंदर चलती है स्पेशली, तो डायग्राम अवॉइड करते। हाइट √3/2 ए इक्वल्स टू 4√3 हो गया, ये इससे कट गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। पेरीमीटर कितनी होगी, 3 साइड होती है, 3 है, तो यहां से सीधे सीधे रिजल्ट 24। एग्जाम में बस इतना ही लिखना था, आगे एक शब्द भी नहीं लिखना था आपको, इतने में काम चल जाता। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसने क्या कहा, 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक आपके पास हेमिस्फेयर है अर्धगोला, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कर्व सरफेस एरिया आपका होता है वो आपसे पूछा है। देखो जब पूरा का पूरा स्पेयर होता है तो क्या लिखते हैं 4πr², हाफ कट कर दोगे 2πr² नीचे, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ऊपर πr², ये तो इसका ऊपर का हो गया। कर्व्ड वाला जो एरिया है वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आपका, ये नीचे वाला लिखा जाता है 2πr², तो 2 गुणा में क्या होगा πr²। रेडियस कितनी 7, रेडियस जब 7 होती है तो πr² 154, 2 से गुणा करोगे 308, 2 गुणा 154। जो शब्द मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में कहे हैं उनकी गंभीरता को समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मेहनत तो देखो बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, एक बच्चा जल्दी को क्या समझता है इस सवाल के अंदर, इस सवाल में वो जल्दी को ये समझता है कि 2 गुणा 22/7 गुणा में 7 का स्क्वायर, ये लिखेंगे 7 से 7 कट गया, फिर 22 गुणा 2 44 गुणा में 7 बराबर 7 4 28 2 30। ठीक है, और एक वो बच्चे होते हैं कि भाई देखो सीधे सीधे सही संगत में रहोगे, सही टीचर की, टीचर ऑलमोस्ट मान के चलो कि भाई ठीक है, अगर वो मेहनत करते हैं और अगर आपको एग्जाम रिलेटेड वो पढ़ाते हैं, ऐसा हर एक टीचर आपके लिए ठीक है। अगर एग्जाम रिलेटेड नहीं पढ़ाते, इधर उधर की हवाबाजी चल रही है, याद रखना एग्जाम में हर सवाल 5 सेकंड 10 सेकंड में नहीं सोल्व होता है। हम बात करें एसएससी की, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे आपका सीपी हो, सीडीएस को भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। सीडीएस के नाम पर तो कौन पढ़ाता ही नहीं है वैसे भी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि थोड़े से स्मार्ट आप बनेंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग ये बात कहने स्टार्ट कर दें कि भाई वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें 7 का या 11 का डिवीजन जा रहा है, तो दिमाग लगाओगे 616 भी टेबल का ही पार्ट होता है, रेडियस जब आपकी 14 होती है, और यहां पर 308 में भी डिवीजन चला जाएगा। तो इस टाइप का काम आपको नहीं सीखना है, ये ऑथेंटिक तरीका है, टेबल है। सीजीएल 2019 जो अभी मार्च 2020 में कंडक्ट हुआ था उसी के सवाल है। जिस बच्चे को ये पता था वो तुरंत हिट मारता, जिसको नहीं पता था उसको भाई लिखना पड़ेगा, और वो फास्ट लिखने को सोचता है कि इसे जल्दी करना, इसे कहते हैं नहीं। चलिए भाई सवाल नंबर 5। हर चैप्टर में बहुत सारी हटके अप्रोच होती हैं, बशर्ते उनके ऊपर मेहनत करवाई जाए बच्चे को, जिससे वो पकड़ ले जाए। देखना भाई सवाल नंबर 5, ये भी नकली सा सवाल है। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के अंदर जीवा जो कोड है केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये एक सर्कल बनता है। देखो चलो सोली करा देता हूं, ये सर्कल आपका हो गया, ये कोड हो गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाली रेडियस आपकी ये कितनी 5, ये कोड कितनी दूरी पर है 3 पर, ये 4 दूरी आएगी, इस साइड में भी ये क्या आ जाती है 4, तो कोड की लेंथ क्या आ गई 8। मेरे हिसाब से ये सवाल भी माइंड में किया जाता है,
रीजन वैसे तो ये ज्योमेट्री का था, वहां पर छूट गया था, इसलिए इसको यहां कंसीडर कर दिया। वर्बली आप इस सवाल को डील कर सकते हैं, काफी आसान है। चलो भाई सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 6, लैंग्वेज को एक या दो बार रीड कर लिया करें, जिससे आपके माइंड में ये बात सेट हो जाए कि किस टाइप का सवाल आपसे पूछा गया है। सॉरी, देखना इसने क्या कहा भाई, आपके पास एक कोनिकल शेप का टेंट है, शंक्वाकार तंबू। आधार की परिधि आपके पास कितनी है भाई, 66 सेंटीमीटर। यदि तंबू की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है तो तंबू बनाने में प्रयोग किए गए कैनवास, ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा। तो असल में देखा जाए तो तंबू बनाने में πr/l काम में आता है। कैसे आता है भाई, तंबू जब बनाया जाता है तो नीचे के पार्ट, जब भी टेंट को ताना जाता है तो उस केस में क्या होता है, नीचे जमीन मेंटेन रहती है और ऊपर बाहर का जो पार्ट है होता है उस पर कपड़ा लगता है। क्लियर। एक बात उसने आपको ये दे दी कि भाई ये जो इसकी हाइट है ये कितनी है, 36। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, एक आपको रेडियस चाहिए, एक आपको स्लांट हाइट चाहिए, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या के लिए देखना जरा उसने क्या कहा, अगर इसकी रेडियस r मानते हैं तो 2πr की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो 2πr की वैल्यू कितनी भाई, 66। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 44 जब होती है रेडियस, सॉरी 44 जब सरकमफेरेंस होती है, टेबल से मैं डील कर रहा हूं इसको, रेडियस 7। जब 88 हो जाती है तब रेडियस कितनी, 14 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब 44 के में 22 जोड़ा, उसमें 22 जोड़ा, तो इसका मतलब 44 और 88 के जस्ट बीच में है। तो रेडियस किसके बीच में होगी भाई, 7 और 14 जस्ट बीच में, तो दोनों को ऐड कर दो, डिवीजन में 2 लिख दो। तो यहां से एक बात ये निकली कि भाई अगर आप स्मार्ट तरीके से मेहनत करते तो आपको पता है ये कितनी आ जाती, 21/2। ठीक है। एक दिमाग और भी लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, ये बन रहा है ट्रिपलेट। क्लियर। इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूं, हालांकि आपको अलग से लिखने की नीड नहीं है, इन दोनों का रेशियो लूं तो देखना जरा किससे कट रहा है भाई, 3 से काटोगे यहां पर तो 7 आ गया, 3 से काटोगे 12 आ गया, 2 का गुणा कर दो 24 और ये कितना 7। अब यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, ये वाली वैल्यू रेशियो में किसको बता रही है, 7 को, ये किसको बता रही है भाई 24 को, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 25। लिखने की नीड नहीं थी, छोटा सा पार्ट आप डील करते भाई, यहां से इसका गुणा कर दिया आपने, 3 से ये कट कर रहा था, अंडरस्टैंड हो गई। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी कितनी आ गई 21/2 और इनटू में स्लांट हाइट चाहिए। तो देखना जरा 7 को आपने 21/2 बनाया, 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा 21, लेकिन डिवीजन में 2 भी तो मेंटेन है, तो क्या फर्क पड़ गया भाई, डिवीजन में 2 का गुणा कर दो, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर भी आप क्या करते, 25 गुणा में 3 75/2 आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाती। क्लियर है। क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था, पाई की वैल्यू उसने बताई थी, तो यहां से देखना जरा ये वाली बात लिखोगे, 3 बार कैंसिल आउट हो गया, लिखा जा सकता है। यहां से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 11, ये भी लिखा जा सकता है। अब देखना 11 इंटू में 75 को 3 से 15, 21 और 1 22, डिवीजन में आपका क्या आ गया 2। आपका मन करे तो 11 का गुणा कर दो, 11 का मल्टीप्लाई 5, 5 2 7, 2 2 4 और ये 2, डिवीजन में 2 का करोगे यहां पर तो 24 में डिवीजन 12 बार और यहां पर 38 37 बार और 0.5 बार, ये रिजल्ट हो गया 1237.5। तो कुछ अगर आप समझदारी दिखाएं तो समझदारी किस चीज की है, असल में देखा जाए 11 का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, जो रेडियस की मैंने आपको टेबल बताई है वो वाली आपको आनी चाहिए। प्लस यहां एक नई बात हमने ये सीखी कि भाई जरूरी नहीं होता है कि आप उस बच्चे की तरह ही काम करें कि 36 का स्क्वायर कर रहे हो फिर 21/2 का स्क्वायर कर रहे हो, इसके थ्रू रिजल्ट निकाल रहे हो, नहीं। ट्रिपलेट बन रहा है, रूट में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब ये पूरा परफेक्टली ट्रिपलेट बनेगा आपका। ट्रिपलेट भी चलो इसके भी सेशन बनाने ही पड़ेंगे धीरे धीरे। समस्या ये है कि देखो हर रोज आपका एक लेक्चर आता है, संडे को भी मिस नहीं करता हूं,
हमेशा डेली बेसिस पर आपका एक लेक्चर आता है, चीजें बहुत सारी हैं। अभी के लिए कोई एग्जाम हो नहीं रही है, जिस टाइप के हालात चल रहे हैं, तो पेशेंस बना करके एटलीस्ट जो काम मैं आपको कहूं वो कर लें। कर इसलिए लें कि भाई देखो, एक तो मैंने अपने रोल नंबर आपको बता रखे हैं सीजीएल 2014 के, अच्छा स्कोर था उसके अंदर मैथ्स का, कई सारे बच्चों ने ग्रुप में भी वो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, एसएससी की वेबसाइट पर है। तो इसका मतलब एक टीचर है जो आज से 5-6 साल पहले अच्छा स्कोर कर चुका है। उसके बाद मैंने कई बड़े बड़े नाम के ब्रांड्स के जो इंस्टीट्यूट है उनमें भी खुद काम करके देख लिया, खुद के इंस्टीट्यूट में मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूं। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस एक ऐसी अप्रोच चल रही है कि भी टीचर आपको ऑथेंटिक पढ़ाएगा। तो जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उसको आप कर लिया करें। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा सीरियस ही नहीं लेता टीचर को कि यार क्या करें क्या ना करें, बस ठीक है सुन लिया चल रहा है काम। तो इस बात को थोड़ा सा सीरियस लें। और जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं सेशंस, वो भी कमेंट करके बताएं क्या उनमें इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। चलो भाई, सवाल नंबर 7। लैंग्वेज को रीड करना यहां से। देखो, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर का आपके पास एक बेलनाकार पानी से भरा हुआ कोई बर्तन है। इसकी जो भी सामग्री, मतलब इसके अंदर जो पानी है वो 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई, ऐसा करना, इसकी जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 44 सेंटीमीटर के आयताकार टब में खाली कर दिया जाता है। टब में पानी की ऊंचाई कितनी होगी? सिंपल सा लॉजिक है। पहले हमारे पास सिलेंडर में पानी था, बाद में हमने उसे क्यूबॉइड में डाला। ये जो डालने की प्रोसेस होती है, इसके अंदर एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होता कभी भी, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम फिक्स रहता है। दिखने में इसकी शेप बदली है, इसका मतलब पूरा चांस है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है बिल्कुल, जनरली जितने भी केसेस होते हैं। कोई रेयर ऐसा एक्सेप्शन हो जाए कि भाई इसको आपने इस शेप में भी डाला लेकिन टोटल सरफेस एरिया बैलेंस रह गया। क्लियर है? वॉल्यूम सेम रहेगा। सिंपल एग्जांपल समझना चाहते हो, पानी की 1 लीटर की बोतल है, आपने उसको 5 ग्लास में खाली कर दिया। 1 लीटर पानी 5 ग्लास में चला गया, 200 मिलीलीटर। तो इसका मतलब इन 5 ग्लास का जो वॉल्यूम है और जो बोतल का वॉल्यूम है वो सेम मेंटेन रहेगा। वॉल्यूम सेम है। तो यहां पर देखना जरा, एग्जाम में क्या करते, जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आपको लिखना है 22/7 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी भाई? 30। तो 30 गुणा में 30 और हाइट आपके पास कितनी है? 42 लिखा जा सकता है। अब देखो, जिस बच्चे ने ये वाली टेबल ध्यान रख रखी है तो वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बड़ी ही इजी वे में यहां रेडियस 30 है, पाई आर स्क्वायर की टेबल काम नहीं करेगी। हाइट 42 सेंटीमीटर है। चलो, किस में खाली किया भाई इसको? एक क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर आपको लिखना है तो क्या लिखा जाता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप लिख सकते हो 75 × 44 और हाइट आपसे पूछ रहा है, हाइट आपने क्या मान ली? h। इसे सोल्व करना है तो देखना जरा, यहां से कैंसिल आउट हुआ ये आपका 6 बार लिखा जा सकता है। 22 से इसको काटोगे 2 बार, 2 से इसको काटोगे 3 बार, 3 से इसको काटोगे 25 बार। क्लियर है? 900 बन गया। 100 में 25 का डिवीजन 4 बार जाता है, 900 में 25 का डिवीजन कितनी बार? 36 बार। ये आपका रिजल्ट हो गया। चलो भाई, अगले सवाल पर आ जाते हैं। काफी सारे सवाल हमें आज के सेशन में डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 8, रेगुलर हेक्सागन पर बेस्ड आपका सवाल है। रेगुलर हेक्सागन को मेरे ख्याल से 4 सेशन के अंदर डिवाइड करके हमने अच्छे से डील किया था कि अगर आप वो सेशन देख लेते हैं तो इसका मतलब आपके प्री मेन सीडीएस सीजीएल किसी भी एग्जाम का कोई भी सवाल है वो उनसे हटके नहीं आएगा। क्या कहा भाई? एक रेगुलर हेक्सागन के आकार वाले किसी खेत, कोई फील्ड आपके पास, एरिया दिया है 2400√3 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसके ऊपर 16.80 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? रेगुलर हेक्सागन जब आपको पढ़ाया था तो मैंने एक बात कही थी कि इससे आप डील कैसे करेंगे? इससे आप डील करेंगे 6 बराबर ट्रायंगल में डिवाइड करके,
और ये 6 के 6 प्रूव भी किया था हमने कि ये 6 के 6 जो ट्राइंगल बनते हैं इक्विलेटरल बनते हैं। अगर आप साइड ए मानते हैं तो बात को अंडरस्टैंड करना। एरिया क्या होगा भाई इसका 6 इंटू में √3/4 इक्विलेटरल है एक ट्राइंगल का एरिया a², और इसको गुणा किससे कर दिया 6 से, टोटल फील्ड का एरिया आ गया। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई ये रिप्रेजेंट करता है 2400 √3 को। √3 से √3 अपना कैंसिल आउट हो गया, 6 से काटोगे 4 बार, 4 इधर जाएगा 1600 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 40। एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है। आपको पता चल गया कि इस फील्ड की जो एक साइड है आपकी वो 40 मीटर है, 6 इसकी साइड होंगी, तो इसका मतलब टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई यहां से सॉरी टोटल सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी 6 × 40 मीटर में। इसकी बाहर क्या किया इसने बाड़ लगाई और रेट कितनी है 16.80, तो 16.80 आपने यहां से लिख दिया, 16.8 लिख देते हैं। ये पॉइंट इस जीरो की वजह से खत्म हो गया। अब इसे क्या करना है भाई मल्टीप्लाई करने का तरीका ऐसा कर लो, 6 से पहले गुणा कर देते हैं फिर 4 से कर देंगे। 6 8 आपका कितना हो गया 48 और 6 8 आपका 48, 16 × 6 96 और उसमें 4 जोड़ दोगे तो 100। इसका गुणा करोगे तो 8 × 4 32, ये 0 और यहां से कितना आ जाएगा 4, तो रिजल्ट क्या आ गया अपना 4032 लिखा जा सकता है। ये भी सवाल आसान था बशर्ते आपने रेगुलर हेक्सागन पढ़ रखा हो। तो आजकल एसएससी क्या है हर पार्ट से सवाल उठाने लग गया। पहले ये लोग क्या करते थे प्रीलिम्स के अंदर रेगुलर हेक्सागन हो गया ऑक्टागन हो गया इस टाइप के सवाल नहीं पूछते थे। लैंग्वेज को रीड करो भाई अगले सवाल के। देखना सवाल नंबर 9 में इसने क्या कहा 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी में काटते हैं। उनके बीच केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और इनकी जो कॉमन कोड है उसकी लंबाई आपको निकालनी है। अब ये सवाल ज्योमेट्री का था, वहां पर मिस हो गया क्योंकि कई सारे पेपर्स को एक साथ डील करना होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे अंडरस्टैंड कर दो। दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, हालांकि इसको ज्योमेट्री में सीधे ही डील करते हैं कि चीजें समझ ली कैसे क्या है। कई सारे केसेस बनते हैं इसके अंदर, एक एक करके मैं कोशिश हिंट दूंगा आपको कि कई बार ऐसा केस बनता है कि ये जैसे सेंटर ओ डैश और यहां से ए है, ये जो ट्राइंगल है कई बार राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, कई बार इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, कई बार आपका रेंडम ट्राइंगल बनता है। तो तीनों की ही डील करने की जो अप्रोच है वो तीनों ही केसेस में डिफरेंट होती है। तो एक तो काम की बात आपको यहां ये ध्यान रखनी होती है ज्योमेट्री में, ठीक है। अब यहां पर इसने क्या कहा, एक की रेडियस भाई 7 है, एक की रेडियस आपकी 5 है, सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है 10, और यहां से आप सीधे सीधे लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। यहां पर इस पॉइंट को मैंने मान लिया P और ये B, O डैश के बीच की दूरी कितनी है 10। देखो 5 7 10 की वजह से ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब ट्रिपलेट का केस वैसे ही खत्म हो जाता है, यहां पर इक्विलेटरल का केस वैसे ही खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब इसे जनरल अप्रोच से सोल्व किया जाता है, और जनरल अप्रोच में भी बात सीधे ध्यान रखते हैं कि एग्जाम हॉल में ये चित्रकारी ना करनी पड़े। अब वो पार्ट ऐसा हो सकता है किसी बच्चे को फॉर्मूला ध्यान है, किसी बच्चे को नहीं ध्यान है, तो एक बार डिटेल में बात को समझ लो। इसको मैं हटा देता हूं, क्लियर है, क्योंकि ये जितना लेंथ होगी उतनी की उतनी ये होगी। अब यहां पर बात को अंडरस्टैंड करना, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है यहां से यहां, इसकी लेंथ कितनी है h, ये लंबाई कितनी है 10। तो इस ट्राइंगल ओ डैश ए का एरिया आप लिख सकते हो 1/2 बेस 10 ले लिया, इसकी हाइट आपने क्या ले ली h, लिखा जा सकता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, लिखा। एक तरीका और भी तो हो सकता था कि भाई आपके पास भुजाएं कितनी है 5 है 7 है और 10 है, तो यहां पर आप हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो। हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर 7 5 12 10 22 बटा में 2 11। अब अंडर रूट में लिख देता हूं मैं सीधे सीधे ही बात, s लिखोगे, s माइनस 10 चला गया 1 बचा, 7 चला गया 4 बचा, ये चला गया यहां पर 6 बचा, क्लियर है, 6 5 11, क्लियर। ये वाला पार्ट इससे कट गया,
h की वैल्यू आपकी ये वाली निकल के आएगी। तो यहां से देखना जरा, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, अंडर रूट में कितना है भाई 66/5। ये तो h की लेंथ है। अगर आप इसे सीधे सीधे मिलाओगे इधर भी लेंथ सेम होगी। रीजन क्या है, ए बी आपकी कोड है, यहां इसके ये परपेंडिकुलर हो जाती है। क्लियर? तो इसको क्या करो भाई, 2h आपको निकालनी है। 2h निकालोगे तो 2 से गुणा करोगे तो ये बन गया 4√66/5। अब मुद्दे की बात सुनो कि इसके ऊपर आपको कमांड करनी पड़ती है। कोड का ये पार्ट होता है, टेंजेंट पढ़ते हैं पहले तो डीसीटी टीसीटी, उसके बाद कोड को पढ़ा जाता है। कोड में एंगल की प्रॉपर्टी और ये इस टाइप की प्रॉपर्टी। क्लियर? एक तो काम ये करते कि भाई आपको एरिया निकालना पड़ता, तो 5, 7, 10 आप सीधे सीधे लिख सकते थे। उसके बाद सीधे सीधे इसे लिखा जाता है, जिससे कि एक बच्चा जितनी देर में डायग्राम बनाएगा उससे पहले आप सवाल को सीधे सीधे ही डील कर दे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं भाई यहां से। सवाल नंबर 10। 10 नंबर में देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है, इसका डायगोनल है, और वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल के का दुगुना है। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से समझना, लैंग्वेज इसने क्या है एकदम उलझा रखी है। ये कोई आपके पास स्क्वायर है, इसका नाम इसने a दिया, और इसने क्या कहा कि इसका जो डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है उसकी लेंथ कितनी है भाई a प्लस बी। क्लियर? फिर इसने एक बात कही कि वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए, हमने क्या किया भाई एक स्क्वायर और बना लिया ऐसे ही कोई रैंडम। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर ये छोटा ये बड़ा, नहीं, इसका नाम दे दिया b, जो होगा देखा जाएगा। इसके डायगोनल पर, जैसे ये इसका क्या है डायगोनल, वर्ग b के डायगोनल पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, देखना जरा क्या कहा, वर्ग b के डायगोनल पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। इस स्क्वायर को मैं नाम दे देता हूं से। ठीक है, रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो ये स्क्वायर जैसा लगेगा। वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दुगुना है। तो इसका मतलब एक बात बताओ, वो c का तो पूछ ही रहा है। क्लियर है? ऐसा थोड़ा ना कहना चाह रहा है कि इसका जितना एरिया उससे जस्ट डबल, नहीं, ये जो डबल की बात कही है, जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दुगुना है, इसका मतलब ये जो है इसका जस्ट डबल आप करेंगे एरिया का, वो एरिया किसका है b का, और b के डायगोनल के ऊपर इसने इस बात को ड्रॉ किया। अब एक एक करके मुद्दे की बात समझो। एरिया आप लिख सकते हो डायगोनल स्क्वायर बाई 2, लिखा जा सकता है। एरिया क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। ये इसका डायगोनल है, स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कर दिया। तो यहां से अगर आप गौर करें, इसका स्क्वायर कर दिया, 2 का डिवीजन उसका जस्ट डबल करना है, तो इसका जो एरिया है वो a प्लस बी का क्या आ गया स्क्वायर। क्लियर? अब बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, कई बात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ऐसे क्यों किया। किसी भी स्क्वायर का एरिया है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 से आप लिख सकते हैं। रीजन क्या है, साइड आपकी, डायगोनल क्या होता है a√2, स्क्वायर कर दो। इसमें भी कंफ्यूजन है तो लिख देता हूं, डायगोनल क्या लिखा जाता है भाई √2a, स्क्वायर कर दिया, डायगोनल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2 का डिवीजन कर दो इधर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है एरिया, और इसी एरिया को d स्क्वायर बाई 2 भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो इसका एरिया तो हो गया इसका स्क्वायर अपॉन 2, इसका जस्ट डबल करोगे 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब b का एरिया क्या होगा ये वाला। क्लियर? b का एरिया आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये तो साइड होगी एक तरीके से a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर आ गया, तो इसकी साइड आपके पास आ गई a प्लस बी। तो इसका डायगोनल कितना होगा भाई a प्लस बी का √2, लिखा जा सकता है √2 इंटू में साइड। आपसे क्या पूछ रहा है भाई यहां पर, आपसे पूछ रहा है कि ये जो नया आपने स्क्वायर क्रिएट किया इसका एरिया क्या होगा। डायगोनल की लेंथ हो आ गई, यही इसके लिए साइड की तरह काम कर रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ गया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सवाल हालांकि है स्क्वायर का, लेकिन ठीक था ये कुल मिलाकर के। रीजन क्या है, बच्चा अगर प्रॉपर मैनर में डायग्राम के साथ बिना बनाए डील करेगा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए।
दूसरा, इसने चीजें इतनी उलझा करके पूछ रखी हैं, इसमें भी कंफ्यूजन आ सकता है। तो देखने में हमें क्या लगता है कि स्क्वायर के अंदर क्या ढंग का सवाल बनेगा? भाई बहुत सारे सवाल बनते हैं ढंग के, इसलिए ये प्री के पेपर, इससे पहले ऐसा सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस इसकी लैंग्वेज की वजह से ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। देखो भाई सवाल नंबर 11 एकदम नकली सवाल है। क्या कहा भाई? एक वर्ग का जो परिमाप है, पेरीमीटर आपको गिवन कितनी है? 64। तो इसका मतलब साइड कितनी हो गई भाई? 4 का डिवीजन 16 आपकी साइड हो गई। इसका एरिया पूछ रहा है, तो साइड का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, यहां से सीधे सीधे आपका रिजल्ट कितना आ गया भाई? 256। इस पर्टिकुलर सवाल में करने लायक कुछ था नहीं, ये एकदम नकली सवाल था। चलो 12 नंबर को देखना। जो सवाल आसान है, एक बार आप भी खुद से कोशिश कर दो कि इनको जल्दी 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 अटेम्प्ट कर ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखना क्या कहा भाई? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, त्रिभुज की परिधि कितनी है? एक नॉर्मल सी बात आप लिखते हो कि एरिया जो है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर लिखा जाता है, जो कि कितना है? 36√3। √3 कट गया, 36 गुणा में 4 है, ए की वैल्यू निकालोगे एंड रूट कर दो, 36 का भी कर दो, 4 का भी कर दो। 36 की वजह से 6 आ गया, 4 की वजह से 2, साइड कितनी? 12। पेरीमीटर क्या होती है भाई? तीनों भुजाओं की लंबाई। तो सीधे सीधे रिजल्ट कितना आ गया यहां पर? 36। इस सवाल में भी कोई दमखम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। सवाल नंबर 13 सबसे पहला काम आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। इजी टाइप के ही ये वाले सवाल भी होते हैं, जस्ट आपको वॉल्यूम का कंपैरिजन करना होता है। देखना क्या कहा कि 40 सेंटीमीटर व्यास के एक धातु के गोले को त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोलों में पिघलाया जाता है, ऐसे कितने गोले बनेंगे? देखो बड़े वाले का वॉल्यूम V है, छोटे वाले का वॉल्यूम आपने मान लिया स्मॉल v है। क्लियर? छोटे वाले बने कितने? n। तो इसका मतलब इसको पिघलाया, इतने बना दिए। एक का वॉल्यूम ये है तो सबका वॉल्यूम ये हो गया, और इनटू में ये बड़े वाले का, इतना सा काम करना है। अब एक बात बताओ, दोनों ही तरफ आपके पास क्या है? गोले दे रखे हैं उसने, स्पेयर। स्पेयर स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। अब एक बात बताओ, आप इधर क्या लिखोगे? n इंटू छोटे वाले का, इधर बड़े वाले का। 4/3 पाई जो है वो तो हट ही जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी नीड नहीं होती है। ये मैं वो बात बता रहा हूं कि एग्जाम से पहले आप कुछ चीजों पर काम करके रखें, अदरवाइज आप 4/3 पाई इधर भी लिखोगे, इधर भी लिखो। देखो सुधार कर सकते हो तो करो। 4/3 पाई फ्लो में चलते चलते यहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, टाइम तो उसमें भी किल होता है, भले ही 7-8 सेकंड या 10 सेकंड ही क्यों ना हो आपके। तो जहां से बचने की संभावना है बिल्कुल उसको बचाओ। तो यहां से देखना रेडियस कितनी है भाई इसकी? डायमीटर 40 है, रेडियस 20 है, तो 20 का क्यूब आप लिखोगे यहां से, 20 का क्यूब। और यहां पर देखना रेडियस कितनी है? 0.5, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब। ये 8 बन गया, और ये कितना बन गया? 8000। 8 को 8000 से करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 64,000। ये वैल्यू आपकी हो गई यहां से n के। तो ये भी एकदम आसान कैटेगरी का ही अपना सवाल था। 14 नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लैंग्वेज को रीड करें और कोशिश करें कि इसके साथ डील कर ले जाएं। मेंसुरेशन की बात करें तो 4-5 सवाल अगर छोड़ दें, टोटल 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। 29 तो क्या, चलो यहां पर कुछ सवाल ज्योमेट्री के भी आ जाएंगे, 2 के आसपास, मेरे ख्याल से 27 के आसपास सवाल पूछे गए थे। तो यहां पर देखोगे तो 4-5 सवाल आपको ठीक मिलेंगे। 2-3 सवाल ऐसे हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन उनका पूछने का तरीका इसने चेंज कर दिया है। देखना जरा, 0.64 पाई स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क 1.404 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है। इसके द्वारा लगाए जा सकने वाले चक्करों की संख्या। देखो ये इसने क्या कही कि कोई पर्टिकुलर डिस्क है। क्लियर है? ये हमारे पास एक पर्टिकुलर डिस्क है, इसका एरिया कितना दिया भाई? इस पूरी का एरिया जो है वो हमें दिया है 64 पाई। क्लियर? और ये किसके अंदर? आपका मीटर स्क्वायर में। अब ये लुढ़केगी, इसका मतलब ये इस हिसाब से रोटेट करेगी।
अब रोटेट करेगी तो एक राउंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी को क्या लिखा जाता है, 2πr। इसकी सरकमफेरेंस कितने राउंड लगाएगी भाई, टोटल n लगाएगी। दूरी कितनी है, 1.404 किलोमीटर। अब आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले चाहिए रेडियस, तभी सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो आप कह सकते हैं भाई एरिया होता है πr² और उस एरिया को दे रखा है इसने 0.64 पाई, पाई से पाई कट गया, अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.8। क्लियर। यहां मैं क्या लिखता हूं, सरकमफेरेंस, तो n इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में r, 2 इंटू पाई इंटू r, r आ गई 0.8। ये किस में आएगी भाई, मीटर में, क्योंकि रेडियस मीटर में, एरिया किस में चल रहा है, मीटर स्क्वायर में। क्लियर। अब ये इसने n चक्कर लगाए, एक चक्कर की दूरी, कुल मिलाकर के दूरी तय की इसने 1.404 किलोमीटर। मीटर में बदलोगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोनों तरफ यूनिट सेम नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। 1000 से गुणा कर दो तो ये कितना आ गया, 1408 लिखा जा सकता है, ये मीटर। अब मीटर से मीटर तो वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं भाई, कैंसिल आउट किससे कर दें, पहले तो कैंसिल आउट कर दो, इसको 2 से ही कर देते हैं, चलो 704, 22 से करोगे 22, 3 आपका कितना हो गया 66, 22 गुणा 2 44, 10 से लेफ्ट राइट में गुणा कर दो, ये हट गया, 8 से करोगे 40, यहां से n की वैल्यू 7 गुणा 40 280 आपका हो गया रिजल्ट। एग्जाम में कोशिश करें कि ये इस टाइप के डायग्राम है इनको अवॉइड करें, सीधे सीधे। वैसे देखा जाए तो देखो πr² बराबर 0.64 पाई है, पाई से पाई कट गया, रेडियस 0.8 आ गई। इसका मतलब आप जब सवाल स्टार्ट करते तो एग्जाम में आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश करते रहो भाई, देखो धीरे धीरे टाइम बचाने की, एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा और आपको आदत भी वैसे ही पड़ जाएगी। सवाल नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना जरा, इसने क्या कहा कि भाई एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 23 और 29 है। 7 रुपए स्क्वायर मीटर की दर से ट्रैक को समतल करवाने की लागत। पीछे सवाल आ चुका है। पहले तो ट्रैक का एरिया निकालो। एरिया क्या लिखाया था भाई आपको, 22/7 पाई इंटू में दोनों रेडियस का डिफरेंस 23 और 29 का डिफरेंस कितना भाई 6, और दोनों ही रेडियस का सम 20 20 40 9 3 12 52। ये तो एरिया हो गया। जितना भी एरिया है ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। एक स्क्वायर मीटर की लागत कितनी, 7 रुपए। ये मान लेते हैं x स्क्वायर मीटर है तो इसको गुणा कर दो किससे भी, 7 से। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखना मल्टीप्लाई करने का तरीका, यहां पर तो मेंटेन कर लो आप 11, 2 गुणा 11, 2 को 6 से करोगे 12, 12 गुणा 2 24, 12 गुणा 5 40, और यहां पर आपके पास 42, सॉरी 40 42 कैसे कर दिया भाई, 12 गुणा 2 24, 12 गुणा 5 60 और 2 62 आ गया। 11 का मल्टीप्लाई इजी है, क्या होगा भाई 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और फिर 6, 6864। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अनवांटेड उस टाइप की कैलकुलेशन नहीं करनी है भाई, इसको आसान करना है। कैसे भी करके आप आसान करो जिससे कि अपना टाइम बचना स्टार्ट हो, कि अलग से कैलकुलेशन को ना करना पड़े। सवाल नंबर 16 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखना जरा, यहां पर एक सम चतुर्भुज दे रखा है आपको, रोम्बस है। इसके विकर्णों की लंबाई आपको दे रखी है 16 और 12। क्लियर। इसका एरिया पूछा है। असल में इसका एरिया होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई में 2 लिखा जा सकता है। डायगोनल 1 कितना 16, दूसरा कितना आपका 12, 2 का डिवीजन कर दोगे यहां पर 8 बचेगा, 12 गुणा 8 96। ये अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा सवाल था जिसे आप कंप्लीट माइंड में डील कर सकते थे, क्योंकि ये सवाल आसान था। ठीक है, लगे रहो पेशेंस के साथ। टाइम आपका 1 सेकंड का भी अनवांटेड नहीं किल किया जाएगा, ना कोई इधर उधर की बात की जाएगी। तो हालांकि ऐसे बच्चे के लिए पढ़ना तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे को एक आदत पड़ गई है कि कम से कम एक सवाल होगा, फिर इधर उधर की कोई बात होगी, किसी की बुराई की जाएगी, तभी उसको थोड़ा आनंद आता है। क्योंकि वो खुद के हालात तो देखता ही नहीं है, क्या चल रहे हैं, क्या बेरोजगारी का आलम है, नहीं।
उसे इन चीजों में आनंद आता है कि भाई यूट्यूब के ऊपर है, कोई टीचर कैसी इधर उधर की वाहियात बात करता है, वो पसंद आएगी, उसको आनंद के साथ सुना भी जाएगा। जो पढ़ाई सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे अपने सेशन चलते हैं तो बच्चे स्ट्रीम छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आप क्या करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के हालात आपको पता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम करता है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि आपको ज्ञान कितना, आपके पास डिग्री कैसी है वो नहीं, आपको ज्ञान कितना है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके अंदर ज्ञान कितना आएगा भाई, वो टीचर ही बनना पड़ेगा फिर उसे, और तो क्या हो सकता है। और उसके अंदर भी आपके अंदर बहुत परफेक्शन है, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनते हो आपकी डिमांड तभी हो पाएगी कहीं भी जब आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो। और उसमें भी हो सकता है आपको प्रूव करना पड़े भाई आप में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि हम लोग आपके साथ काम करें। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझें कि मेहनत करने से जितना भागोगे डे बाय डे ये कंपटीशन बढ़ता जाएगा। रीजन ये है कि आप हो सकता है इस बेरोजगारी के आलम को नहीं समझते, लेकिन हो सकता है कहीं दूर किसी कोने में बैठा हुआ बच्चा यूट्यूब पर लेक्चर देखते हुए इस आलम को समझ जाए कि यार बेरोजगारी से निकलना पड़ेगा। देखो 17 में क्या कहा कि एक त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है, एबीएसी डायग्राम दे रखा है, इसका मतलब आसान है। बी से सी तक की जो दूरी है आपको दे रखी है 6, तो बी से डी तक की दूरी 3 होगी, ए से डी तक की दूरी आपकी 4 है, एडी 4 है, डी से बी 3 है, तो ये ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी 5। यही आपसे उसने पूछा था, तो सीधे सीधे आप इसका रिजल्ट बता सकते हैं 5। क्लियर है। कई बार तो इतने नकली सवाल दे देता है, फिर उसमें कई बच्चे तो सोचते हैं कि यार सच में ये सवाल इस एग्जाम का है क्या। तो सवाल हर टाइप के आते हैं, मेंस में भी दिखेंगे आपको। ये मान के चलो 8-10 सवाल तो एकदम नकली मिलते हैं। कई बार बच्चे को लगना ही स्टार्ट हो जाता है कि ये मेंस का ही सवाल है क्या। देखना, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 6, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4 है। देखो चारों दीवारों का एरिया जो होता है वो लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, फिर लंबाई गुणा ऊंचाई, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हाइट कॉमन ले लोगे तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। तो आप कह सकते हो बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट लिखा जाता है। बेस पेरीमीटर क्या होगी भी, 2 लंबाई काम में आएंगी, 2 चौड़ाई, 2 कॉमन ले लिया, लंबाई कितनी 6, चौड़ाई कितनी 4। बेस पेरीमीटर को हाइट से गुणा कर दो, एरिया आ जाएगा। 6 4 10 हो गया, और यहां से गुणा कर दिया आपने 8 के साथ, तो रिजल्ट कितना आ गया 80। इजी वे में किया जा सकता था ये भी। चलो भाई सवाल नंबर 19 की यहां से हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना क्या कहा कि भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है, आधार 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी समान भुजाओं की लंबाई का पता लगाएं। क्लियर है। अब देखो यहां पर मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर का सवाल लगा। रीजन ये है कि भाई आधार है तो लंबाई किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे आप आधार किससे मानेंगे, आधार जैसे इसने 18 कहा, तो हो सकता है ये दोनों लंबाइयां भी तो इक्वल हो जाए आपकी, 18 18 36 हो जाए यहां पर, और ये कितनी बच जाए 14। क्लियर है। एक तरीका ये भी हो सकता है भाई ये 18 हो गया और ये दोनों की दोनों साइड है ये आपकी इक्वल हो। क्लियर। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों ही चीजों पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये 18 हो गया, पीछे कितना बचा भाई 32, 32 के हिसाब से ये कितना हो गया 16 और 16। क्लियर। लेकिन जनरली हम लोग जितने भी डायग्राम देखते हैं उसमें ये क्या करता है, बेस इसे ही कंसीडर करता है। जो साइड इक्वल नहीं होती है उसे बेस कंसीडर करता है। तो एग्जाम के हिसाब से भविष्य में भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप 16 को ही, मतलब इसी साइड को इस हिसाब से मार्क करेंगे, यही आपका रिजल्ट होगा। चलो भाई सवाल नंबर 20 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखना क्या कहा कि भाई एक आयत का जो परिमाप है वो 50 दे रखा आपको, और इसका जो एरिया है आपका वो कितना दे रखा है 150। छोटी भुजा की लंबाई, देखना परिमाप क्या होगा 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लेंथ और 2 आपकी विड्थ। तो इसका मतलब अगर आप लंबाई प्लस चौड़ाई की ही बात करें सेमी पेरीमीटर, तो वो कितनी होगी भाई, हाफ कर दो इसका 25। एरिया क्या होता है भाई आपका a इंटू में b, जो कितना है आपका 150। रिजल्ट परफेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब यहीं से कोई जुगाड़ आप लगा सकते हैं। क्या लगाओगे भाई, a को 15 मान लिया, b को 10 मान लिया, 25 भी बन गया, और गुणा किया तो 150 भी बन गया। क्लियर है। इसके हिसाब से करते, और छोटी भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो यहां ये जो सवाल नंबर 20 था
इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। चलो भाई 21 नंबर पर आ जाओ। सवाल नंबर 21। सबसे पहला काम आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। 21 में देखो इसने क्या कहा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका वो कितना होगा, जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। इससे नकली क्या होगा भाई, डायगोनल आपका यहां पर जो आपका कर्ण है हाइपोटेनस है वो कितना हो गया 5, बाकी भुजाएं 3 और 4, एक लंबाई मान लो, एक ऊंचाई मान लो, एक बेस मान लो, एक हाइट मान लो, तो 1/2 इंटू में 3 इंटू 4 12 आ जाता। रिजल्ट क्या आ जाता 6। एकदम नकली सवाल है ये वाला भी। चलो जिस भी टाइप के सारे सवालों से मैं आपको डील करवा रहा हूं इसी वजह से कि जिससे आपको ये तो पता रहे कि क्या पूछा जाता है असल में एग्जाम में। बुक्स को देखकर नहीं बता सकते कभी भी आप ये वाली बात की एग्जाम में क्या पूछा जाता है। चलो भाई सवाल नंबर 22 की बात करें तो क्या कहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 15 है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। अब एक सिंपल सी बात बताना, मैं ऐसे ही डायग्राम बना लेता हूं। ये 90 है, दोनों बराबर है, ये 15 ये 15। एरिया क्या होगा भाई 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 लिखा। तो यहां से ऑप्शन आपका ए क्या हो गया ट्रू। डायग्राम बनाना भी नहीं था। 90 डिग्री जो साइड बनाएंगी तो एक उनमें बेस कंसीडर होता है, एक उनमें हाइट आपकी कंसीडर होती है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 15 का स्क्वायर 225 में 2 का डिवीजन करते तुरंत आपका रिजल्ट आ जाता। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 23, इसको टिक मार दो भाई। टेबल आपको बताई भी थी स्टार्टिंग के अंदर, आपको होमवर्क भी दिया है, कुछ पार्ट सोल्व भी करके बताया था आपको, सीधे सीधे ही पूछ लिया। देखना जरा कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी जब रेडियस 14 होती है तो एरिया क्या होता है 616, रेडियस 7 होती है तो 154, 14 होगी तो 616 और सरकमफेरेंस कितनी होती है 88। तो यहां कुछ सोचना ही नहीं था भाई, निकालना नहीं था। यही तो इंपॉर्टेंट बात है। आप सोच के देखो कि आज से पहले अगर आप पास्ट के अंदर इसी चीज को πr² और 2πr से करते थे कितना टाइम लगता था, जबकि यहां सीधे सीधे उसने पूछ लिया। परफेक्ट वैल्यू देगा अगर वो, तो इसका मतलब वो रेडियस की टेबल से ही सवाल आपसे पूछेगा। 24 की बात कर लेते हैं, सारे ही सवाल आज सोल्व करेंगे। 29 है टोटल मिला करके, देखते जाओ पेशेंस के साथ। और आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करो, अच्छे नहीं लगते हैं तो भी रीजन के साथ कमेंट करो कि सर ये वाला इश्यू है, हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही। क्या कहा देखो, एक घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7:5:3 के अनुपात में दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया 27,832 है इस बॉक्स का आयतन। देखना जरा, अब जब भी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं आपस में रेशियो की चीजें, तो मैंने आपको बताया था रेशियो चैप्टर में कि एक्स का इन्वॉल्वमेंट कर लो वरना गलत हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल भी लेकर के बताया था, उसको रिवर्स डायरेक्शन में भी सोल्व करवाया था। ये समस्या है। तो लंबाई 7x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई आपकी 3x। अब यहां टोटल सरफेस एरिया क्या लिखा जाता है 2 इंटू में 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, 7 गुणा 5 35 प्लस 5 गुणा 3 15 प्लस 7 गुणा 3 21 और x²। रीजन क्या है, सबके साथ अगर x नहीं लोगे सवाल गलत हो जाएगा। क्यों होगा, रेशियो में रीजन बताया, रेशियो को पढ़ा रखा है, वहां जाएं और देखें। चलो x² मैंने यहां से बाहर ले लिया। टोटल सरफेस एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है भाई 27832। एडिशन करना भाई, देखो 30 35 और 15 50 और यहां से कितना आ गया 71 x² बराबर। चलो 2 से इसको काट ही देते हैं। यहां पर 1 बार 3 बार 9 बार 16 बार लिखा जा सकता है। x² की वैल्यू 71 का डिवीजन करेंगे। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, यहां पर डिवीजन कितनी बार हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 बार, क्योंकि 71 का जस्ट डबल क्या हो जाता है और सोल्व भी करना पड़ेगा। ये चीजें आपकी बनेंगी, इसके अलावा अपने पास कोई समाधान भी नहीं है। 1 बार चला गया 71। देखो सीधे सीधे लेस करने की कोशिश करो। 71 के अंदर अगर आप 79 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, जैसे ही आप 71 में 70 ऐड करेंगे तो 141 बनेगा।
अगर आप इसमें 68 ऐड करेंगे, अब तो हिंट मिल गया, तो यहां पर आपके पास क्या बचा 68। क्लियर है, एक आपने उतार लिया। अब देखना जरा 7 का गुणा करोगे, 680 के अंदर 70 का डिवीजन कितनी बार जाता है, तो अगर आप इसे 8 से गुणा करें 560, 9 से अगर आप इसे गुणा करें, 9 से अगर गुणा करें 9 7 63, कितना आ गया भाई 4 2, और यहां पर कितना आ गया 6, लिखा जा सकता है। अब इसे फिर से देखना, आगे सोल्व करेंगे 7 का डिवीजन। 7 का डिवीजन कितनी बार भाई देखना, 6 से गुणा कर दोगे 6 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब ये पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई फिर 14। क्लियर, क्योंकि कुछ भी हो वो सोल्व तो आपको करना ही है, बड़े डिजिट है तो बड़े के हिसाब से उसे डील करोगे। चलो वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम में क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 7x गुणा 5x गुणा में 3x, 7 गुणा 5 35, 35 को 3 से गुणा करोगे 105 और x क्यूब, और इसका क्यूब आपको यहां से लिखना पड़ेगा 14 का क्यूब। क्लियर है, इसके हिसाब से आपका ये वाला जो है रिजल्ट मेंटेन होगा। अब 14 का क्यूब कर सकते हो तो अच्छी बात है, याद होना चाहिए, वैसे तो नहीं याद है तो देखना, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स आपका ये है, 14 गुणा 6 आपका कितना हो गया भाई 84, लिखा। फिर देखना जरा 14 गुणा 9 कितना होगा 126, 126 के अंदर आप 8 ऐड करोगे 134, 14 और ये कितना आ जाएगा 2744। अब एक दिमाग और लगेगा, देखो ये सवाल कैलकुलेटिव है तो करना ही पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है मैं ये कह दूं कि ये वैसे कर देना ये कर देना। 105 को 27 44 से गुणा करना है, एक दिमाग लगाओ। 105 को मैं लिख सकता हूं 100 + 5, जैसे ही आप इसको 100 से गुणा करेंगे 274400 आ गया। इसको आप 5 से गुणा करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रखा है, ऊपर नीचे 2 का गुणा, एक 0 लग गया, इसमें 2 का भाग दे दोगे, 2 का भाग दे दोगे या 5 से सीधे गुणा कर दो, 20 20 और 2 22, 5 गुणा 7 35, 2 37, 10 और 3 13, ये यहां पर सम हो गया 7 4 11 4 3 7 8 8 और 2 288120। तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच हो रहा है, यहां से भी ऑप्शन डी आपका मैच हो रहा है। ठीक है, इस सवाल को आप कह सकते थे बिल्कुल ये कैलकुलेटिव है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि इसमें डिजिट सम का सहारा ले लें, बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन वही समस्या है, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ऑप्शन भी छोटे मोटे नहीं है। मेरा ये सजेशन है कि बेटर ये रहेगा कि आप एटलीस्ट 20 तक तो क्यूब ध्यान रखें, 20 तक ध्यान रखोगे तो ये सीधे सीधे आप हिट कर ले जाओगे। ये सवाल बिल्कुल अब तक जितने भी सवाल हमने देखे उन सब में कैलकुलेटिव नेचर का था। अब फिर से देखना भाई, एक नकली सवाल और आ गया आपके सामने। अटेम्प्ट करने का क्या तरीका रहेगा, अटेम्प्ट करके बताओ। आपको इसने क्या कहा कि 14 सेंटीमीटर रेडियस है और 45 डिग्री का सेंटर पर एंगल बन रहा है, तो उस वृत्तखंड का, उस सेक्टर का एरिया क्या होगा। एक छोटी सी बात बताना, 14 सेंटीमीटर अगर आपके पास रेडियस है तो एरिया क्या होता है भाई 616, टेबल में पढ़ रखा हमने। अपोन में क्या करोगे 45 डिग्री, 360 का कौन सा हिस्सा है 8वां हिस्सा, तो इसका मतलब इसका भी 8वां हिस्सा आपके पास आएगा। 8 7 आपके पास कितना हो गया 56, 8 7 आपके पास कितना हो गया 56, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रिजल्ट है। ये वो नकली लेवल का सवाल है, मतलब इसका कोई लेवल ही नहीं है अगर टेबल पढ़ रखी है। अगर टेबल नहीं पढ़ रखी है तो ये भी सवाल आपको इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं। देखना जरा, एक पहिया एक चक्कर के अंदर 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो सीधी सी बात है भाई एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, जो इसकी सरकमफेरेंस है 2 × पाई × में r, और किसके बराबर 1100। 22 से काटोगे 22 5 110, r यहां से कितना आ गया 25, r की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 25 × 7, 25 × 7 लिखोगे। अगर आप यहां से 2r निकालना चाहते हैं, देखो एक समझदारी हो सकती थी अपनी, इसको छोड़ो, ये 2r आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है, 22 से तो आपने काट दिया इसको 50 बार, 2r क्या होता है डायमीटर, 7 × 5 35, सीधे सीधे 350 भी आप लिख सकते थे अगर ध्यान जाता है तो। अदरवाइज क्या करना है, वही 175 निकालते और उसका जस्ट डबल करते। सवाल नंबर 27 देखना भाई, इसने क्या कहा, सेशन कुछ
और डेज के कंपैरिजन में आज लंबा रहेगा। रीजन क्या है, 2 पार्ट में भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे सेशन हो जाते। चलो लैंग्वेज को रीड करो और देखना जरा इसने क्या कहा कि ए और बी गोले हैं 2, वॉल्यूम का रेशो 125-64 है, ए और बी की रेडियस का जो सम है वो 36 है, ए का टोटल सरफेस एरिया। देखना वॉल्यूम से जब आप रेडियस पर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, क्यूब रूट। तो ए की जो रेडियस है और जो बी की रेडियस है, क्यूब रूट किया 5, क्यूब रूट 4, दोनों का सम 9। 9 किसको बताता है भाई, 9 बताता है 36 को। एक्चुअल वैल्यू चाहिए, 4 से गुणा कर दो। ए की जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 5 गुणा में 4 20। वॉल्यूम पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखा जाता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहां से रखोगे, पाई की फॉर्म में आपका रिजल्ट है 20 का स्क्वायर 400 गुणा 4 1600, और ये कितना आ गया आपका पाई। एग्जाम में क्या करते, 5:4 साफ साफ दिख रहा था, 9 की वैल्यू 36, 20 आ गए। यहां से स्टार्ट आप ले सकते थे। बाकी कोई भी अगर बात आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है, नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी की सारी ऐसी बातें हैं जो सीधे सीधे लिखी जा सकती है। 28 सवाल नंबर 28 देखना क्या कहा भाई, एक क्यूबॉइड आपको दे रखा है जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 330 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। उसके बाद बेस एरिया आपका कितना है 15। जब मैंने आपको प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, फ्रस्टम पढ़ाए थे तब ये एक बात एक्सप्लेन की थी कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है तब वॉल्यूम क्या लिखते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। क्लियर है। इसके अलावा n मल्टीपल आपका आता है, कब कब आता है एक एक चीजें आपको वहां पर एक्सप्लेन की हैं। अगर वो क्लियर नहीं है बातें तो उन सेशंस को देखो। तो बेस एरिया कितना दिया भाई 15, हाइट कितनी h ये आपको चाहिए, और रिजल्ट कितना है 330। तो असल में देखा जाए 15 2 30, 15 2 30, 22 आपका रिजल्ट आ गया। साफ साफ दिख रहा था, 330 में 15 का डिवीजन कर दो, हाइट निकल के आ जाएगी। चलिए भाई सवाल नंबर 29 सेशन का अपना आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। देखना क्या कहा है इसने, एक वर्गाकार भूखंड की परिधि एक आयताकार भूखंड के समान है जिसकी भुजाएं कितनी है 35 और 15 मीटर। वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई। एक बात बताओ क्या कहना चाह रहा है, एक स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर के बराबर है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, पेरीमीटर 4a लिखी जाती है, तो वो बराबर किसके है आपकी रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसके बराबर। पेरीमीटर निकालना जरा रेक्टेंगल की, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, 35 प्लस 15 50 गुणा में 2 कितनी आ गई 100। 100 पेरीमीटर रेक्टेंगल की है, 100 ही आपकी स्क्वायर की होगी। 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, 100 में 4 का डिवीजन कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 25। तो ये आपके वो सवाल हैं जो एसएससी 2020 में अभी कंडक्ट हुआ था मार्च में। एग्जाम कौन सा था, ये एग्जाम था सीजीएल 2019 प्रीलिम्स। कुछ सवाल आपने देखे होंगे, इसमें कुल मिलाकर के कहें तो मेरे ख्याल से ठीक ठीक 2 सवालों में कैलकुलेशन थी। क्लियर है। एक सवाल की कैलकुलेशन तो आप और भी आसान कर सकते थे कि उसमें आपको टेबल पता हो। दूसरा सवाल ऐसा था उसमें आपको अगर क्यूब पता है तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो सकती थी। तो जब कैलकुलेशन का सेशन आएगा इनको ज्यादा से ज्यादा क्या है शेयर किया करें, एटलीस्ट कमेंट करके भी बताया करें रीजन क्या आप चाह रहे हैं कि कोई आपके लिए मेहनत कर दे। ऐसा संभव होता नहीं है, तो आप अपनी तरफ से डेडिकेशन दिखाएं। जल्दी हम लोग चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका डेडिकेशन कैसा, उसके हिसाब से चैप्टर को चूज किया जाएगा, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कितने चैप्टर आपको और पढ़ाए जाएं, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन। तो सारा का सारा मामला आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं उसी के हिसाब से होगा, आपके डेडिकेशन के हिसाब से होगा। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताया करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।